अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे सब। क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 मिडिल एजेस इन यूरोप हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम एक्सरसाइज उसकी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज चैप्टर बहुत मज़े का था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। और इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी चूज द बेस्ट आंसर्स। और नंबर 1 है हमारा, मार्कस ऑरेलियस reigned फ्रॉम 130 to 150 AD, 161 to 180 AD, 375 to 538 AD। इसका है ऑप्शन बी 161 to 180 AD। नंबर 2, मिडल एजेस इन यूरोप रेफर्स टू रिनाइसेंस, फ्यूडलिज्म, डार्क एजेस। मिडल एजेस किसकी तरफ रेफर करती हैं? रिनाइसेंस की तरफ के यूरोप का जब दोबारा एहया हो रहा था, यूरोप एक नया यूरोप बन रहा था, पुराने तौर तरीकों से हट के एक नए कल्चर और नए नॉलेज के साथ यूरोप उभर रहा था। नंबर 3, बार्बरियंस वर मेनली। बार्बरियंस कौन थे? नंबर 1 जर्मैनिक ट्राइब्स, नंबर 2 मोंगोल्स, नंबर 3 फ्रेंच। ये कौन थे? मोंगोल थे, फ्रेंच थे या जर्मैनिक्स थे? ये जर्मनिक ट्राइब्स थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 4, द इकोनॉमी ऑफ बाजेंटाइन वॉज बेस्ड ऑन, के बाजेंटीनियों की जो इकोनॉमी थी या जो उनकी मैशियत थी वो किस चीज़ पे बेस्ड थी? माइनिंग पे, क्या वो ज़मीन के नीचे से चीज़ें निकालते थे? वॉर, जंग करके, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ज़राअत और तिजारत पे उनकी इकोनॉमी बेस करी थी। नंबर 5, द मोंगोल्स डेवलप्ड। मोंगोल्स ने क्या चीज़ डेवलप की? कम्युनिकेशन नेटवर्क, कि उन्होंने आपस में राब्ते को बेहतर बनाया। डोमेस्टिक लॉज, उन्होंने कानून बनाए। या नंबर सी, बोथ ऑफ अबव, दोनों चीज़ें, तो उन्होंने दोनों, बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन सी है इसका। उन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क भी डेवलप किया, डोमेस्टिक लॉज भी बनाए। अब है हमारा नेक्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग। आगे 3 हमने चीज़ों की डेफिनेशंस उनको देनी है, फ्यूडल सिस्टम, बार्बरियंस और ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो पहला है डिफाइन द फॉलोइंग में फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन लैंड एंड लॉयल्टी। फ्यूडलिज्म क्या है? कि पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक भी इसमें आती है, पॉलिटिक्स भी इसमें आती हैं। किसमें? कि आपको ज़मीन दी जाएगी और आपने उस ज़मीन जिसकी ओनर है आप उसकी वफादारी करेंगे। फ्यूडल सिस्टम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर द सोसाइटीज ब्रोकन इन फ्रेगमेंट्स। और फ्यूडल सिस्टम उन जगहों पर ज़्यादा काम करता है जहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती, यानी कोई एक हुकूमत नहीं रहती। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जितने भी बड़े लोग होते हैं एक इलाके में, जो भी ताकतवर हैं, तो वो क्या करते हैं? वो छोटी छोटी ज़मीनों पे कब्जा करके अपनी उस ज़मीन के पोर्शन को जो है वो सिक्योर करते हैं, वहाँ के लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो टूटी हुई सोसाइटीज़ में, बिखरे हुए लोगों में फ्यूडल सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम है। ड्यूरिंग द फॉल ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जब रोमन एम्पायर ख़त्म हो रही थी तो वेस्टर्न यूरोप जो बहुत ज़्यादा बिखर चुका था, फेडरलिज्म वॉज द पोलिटिकल सिस्टम दैट हेल्प द ब्रोकन सोसाइटी गेट टुगेदर अंडर अ गाइडेंस। तो वहाँ के जो लोग थे उनको कोई सेंट्रल अथॉरिटी गाइड करने वाली नहीं थी, भेड़ बकरियों की तरह हर शख्स अपनी मनमानी कर रहा था। तो वहाँ पे फ्यूडलिज्म ने फिर अपना जोर दिखाया और फ्यूडलिज्म की वजह से वो टूटी हुई सोसाइटी जो थी वो एक गाइडेंस के अंदर आई। बार्बरियंस, नंबर 2 है बार्बरियंस। बार्बरियंस वर नोमैड्स दैट लिव्ड आउटसाइड द रोमन एम्पायर। ये वो लोग थे जिनको रोमन्स कहते थे या जिनको रूमी लोग कहते थे, बार्बरियंस या बार्बर। और ये जो थे ये लोग रोमन एम्पायर के अंदर रहने वाले लोग नहीं थे, ये रोमन एम्पायर के बाहर बसने वाले वो खाना बदोश लोग थे जो एक जगह पे नहीं रहा करते थे बल्कि रोमन एम्पायर के बाउंड्रीज पे रहा करते थे। रोमन्स कॉल्ड देम बार्बरियंस। और ये डिफरेंट कौमियत के लोग होते थे जिनको रोमन्स जो थे वो बार्बरियंस के नाम से पुकारते थे। दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी एशिया के इलाकों से। एंड कंसिस्टेड ऑफ गोथ्स, विजिगोथ्स, वैंडल्स एंड हंस। और ये सब जो है ये डिफरेंट कौमियतें हैं, डिफरेंट छोटे छोटे इलाकों की कौमियतें। ये लोग इन जगहों से आए थे और रोमन एम्पायर के बाहर सेटल हो गए थे, उनकी जो बॉर्डर लैंड्स हैं वहाँ पर। नंबर 3 है ऑर्थोडॉक्स चर्च। जिस तरह हम इस्लाम में फ़िरके हैं इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी फ़िरके हैं। तो एक उनका जो सबसे बड़ा फ़िरका है वो है कैथोलिक और एक है जो सबसे बड़ा है वो है ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च इज अ ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट ओरिजिनेटेड एंड बिकेम द फॉर्मिंग फाउंडेशन ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर और द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। अब आपको याद हो जाना चाहिए ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कि रोमन एम्पायर जब ख़त्म हुई थी तो ईस्टर्न इलाका जो था वो बाइजेंटाइन एम्पायर बन गया, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। और वो बाइजेंटाइन एम्पायर से अब का यूरोप बन गया। और जो वेस्टर्न एम्पायर थी वो फ्यूडलिज्म के चक्रों में पड़ी रही और इवेंचुअली ख़त्म हो गई। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च वही था कि वो क्रिश्चियनिटी थी जो बाइजेंटाइन एम्पायर यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर से बनी थी। इट्स चर्च ओन्ड अ पैट्रियार्कल कैथेड्रल सीट। और इनका जो चर्च था उसमें सबसे बड़ा लीडिंग बंदा कौन होता था? पैट्रियार्कल कैथेड्रल, एक मेल इनको लीड किया करता था। पैट्रियार्कल का मतलब है मेल लीडिंग।
जहाँ पे कोई मेल लीड कर रहा होता है। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, बाइजेंटीन एम्पायर से या फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर से, और इनका चर्च जो था वो एक मेल लीड किया करता था। ये थी हमारे डिफाइन द फॉलोइंग। अब है हमारे आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस इन 3 to 4 लाइन्स, कि आपने 3 से 4 लाइन्स के अंदर एक सवाल का जवाब देना है। आपका आंसर इन चीज़ों को लाइन्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द रीजंस व्हिच रिजल्टेड इन द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन मिडल एजेस। वो वजूहात क्या आए जिनकी वजह से मिडल एजेस में फ्यूडलिज्म आया। तो ट्रेड एंड इकोनॉमी वो डम्प्ड विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी। तो पहली रीज़न तो ये थी कि ना वहाँ पे तिजारत थी ना मईशत थी। किसी भी सोसाइटी में आप जब आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे या आप में से कोई आगे जाके हायर एजुकेशन में हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशन जैसी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि इस सारी स्टडीज़ में, हिस्ट्री में, इंसानों में जितनी भी बगावतें आती थी या जितनी भी चेंजेस आती थी वो सब इकोनॉमी की वजह से आती थी। जब भी लोगों को अमन मिलना दूर की बात थी, लेकिन जब सबसे पहले लोगों की ट्रेड बंद होती थी पुराने वक्तों में, या अभी भी तिजारत या पैसा जब बंद होता था लोगों का, तब क्या नाम है लोग जो है बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के इकदाम हुकूमत के ख़िलाफ़ करते थे। तब बगावतें होती थी, तब गवर्नमेंट्स भी गिरती थी, और ये सब कुछ जो है वो ट्रेड की वजह से। तो पहली रीज़न यही है फ्यूडलिज्म की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहने की, कि ट्रेड और इकोनॉमी ख़त्म हो गई थी। नंबर 2, इन्वेडर्स फ्रॉम आउटसाइड द एम्पायर ब्रॉड डिस्ट्रक्शन। नंबर 2 में लोगों का अमन ख़त्म हो जाता है। अमन किस तरह ख़त्म हुआ कि इन्वेडर्स, बाहर से हमला करने वाले लोगों ने क्या किया, वो बार बार तबाही लेकर आते थे अपने हमलों से। नंबर 3, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट वाज गोन एंड पीपल वर लेफ्ट हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ बारबरियंस। कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहा था किसी भी किस्म के मामले पे, किसी भी किस्म के फौज पे, और लोग जो थे वो बेयारो मददगार थे बारबरियंस के सामने, या जो भी इन्वेडर्स थे या जो भी अटैक करने वाले थे उनके सामने। 3 रीजंस हमने देख ली। नंबर 2 क्वेश्चन, कंपेयर द हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन नाइट्स एंड पीजेंट्स इन फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में, जागीरदाराना निज़ाम में, नाइट्स में यानी जंगजुओं में, और जो पीजेंट्स थे वो लोग जो किराए की ज़मीनों पे काम किया करते थे, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें क्या डिफरेंस था। Knights in feudal system were subjected to safeguard the lives and wealth of nobles and lords in return of land। कि नाइट्स फ्यूडल सिस्टम में क्या किया करते थे, वो लोगों की जान, वो जो अमीर लोग थे वहाँ पे जो नोबल्स थे या वहाँ के जो अमीर आका थे या ज़मींदार थे, उनकी ज़मीनों की प्रोटेक्शन किया करते थे, उनकी जानों की, उनके माल की हिफाजत किया करते थे, और बदले में वो जो लोग थे, नोबल्स थे या लॉर्ड्स थे, वो उनको बदले में कुछ ज़मीनें दिया करते थे। अब उन्होंने कहा हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हायरार्कियल लेवल में पहले नाइट्स आते थे, तो हमने पहले नाइट्स लिखे फिर पीजेंट्स लिखा। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड्स ऑफ नोबल्स, लॉर्ड्स एंड नाइट्स। और पीजेंट्स क्या करते थे, वो इन सब की ज़मीनों पे जो नाइट्स को ज़मीनें मिलती थी या लॉर्ड्स या नोबल्स के पास जो ज़मीनें होती थी उन पे काम किया करते थे। दे फार्म देयर लैंड्स एंड गॉट प्रोटेक्शन इन रिटर्न। वो क्या उनकी ज़मीनों पर खेती बाड़ी किया करते थे, जो भी उनकी ज़मीनों का काम होता था वो करते थे, और बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता था सिवाय प्रोटेक्शन के। दुश्मनों के खिलाफ जो प्रोटेक्शन थी वो इनको नाइट्स की तरफ से मिला करती थी। नंबर 3, हाउ वाज बाइजेंटीन एम्पायर लिंक्ड विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बाइजेंटीन एम्पायर जो थी वो दुनिया के बाकी हिस्सों से किस तरह जुड़ी हुई थी, उनका जोग्राफिकल रिलेशन एक दूसरे से किस तरह था। बाइजेंटीन एम्पायर कंट्रोल्ड द मेजर ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया। यूरोप एंड एशिया के जो भी बड़े तिजारती रास्ते थे वो सब बाइजेंटीन एम्पायर कंट्रोल कर रही थी। कैपिटल, उस वक्त बाइजेंटीन एम्पायर का कैपिटल क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया मेंटेन डायरेक्ट रिलेशंस विद मर्चेंट्स फ्रॉम एरियाज लाइक सेंट्रल एशिया, स्कैंडिनेविया, रशिया एटसेट्रा। कि कैपिटल का जो था, जो कुस्तुनतुनिया की जो भी तिजारत थी, कुस्तुनतुनिया के ताजिर क्या किया करते थे, जो हुकूमत के ताजिर थे वो मेंटेन डायरेक्ट रिलेशंस, वो डायरेक्ट राब्ते रखा करते थे सेंट्रल एशिया, स्कैंडिनेविया, रशिया वगैरह के जो इलाकों के ताजिर थे उनसे उनके ज़ाती ताल्लुकात होते थे, ताकि हमारी एम्पायर जो उनकी बाइजेंटीन एम्पायर थी उसकी तिजारत जो है वो किसी भी तरह ना रुके। नंबर 4 क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द पोप एंड द किंग। के अथॉरिटी के पोप कौन था, चर्च का जो सबसे बड़ा लीडर होता था, सबसे बड़ा रिलीजियस आदमी था पोप, पादरी, और दूसरा था जो हुकूमत को, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने वाला था, किंग। तो इन दोनों की अथॉरिटी में और ताकत में क्या फ़र्क था। द पोप हैड अनलिमिटेड पावर्स एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल्स, टैक्सेस, हॉस्पिटल्स एंड डेथ्स, बर्थ्स एटसेट्रा। पोप के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, अनलिमिटेड ताकत थी, और वो किस चीज़ का जिम्मेदार था, स्कूल्स का, जो भी स्कूलिंग का निज़ाम था, टैक्सेस का के जो हुकूमत के टैक्स थे, हॉस्पिटल्स एंड डेथ्स, बर्थ के जितनी भी पैदाइशें हो रही हैं या जो भी डेथ्स हो रही हैं
उनको रजिस्टर करते थे पोप, ठीक है। वेयर एज किंग वॉज सब्जेक्टेड टू ओबे द कमांड ऑफ द चर्च टू रिमेन इन पावर, जबकि चर्च जो था वो इतना ताकतवर था, पोप इतना ताकतवर था कि वो बादशाह को भी अपनी मर्जी से अपॉइंट किया करते थे और बादशाह को सारी बातें चर्च की मानना पड़ती थी ताकि वो बादशाह रह सके, वरना वो बादशाह चेंज कर देते थे। पोप की इतनी ज़्यादा अथॉरिटी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जस्टिनियन कोड? जस्टिनियन कोड क्या था? इन योर ओपिनियन वाई डिड जस्टिन फील द नेसेसिटी फॉर अ यूनिफाइड लीगल कोड? कि जस्टिन को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो तमाम कवानीन को इकट्ठा करके एक लीगल कोड बनाए? तो पहले बताएं जस्टिन कौन था, जस्टिनियन कौन था, सॉरी जस्टिनियन एक बादशाह था बाइजेंटीन एम्पायर का, एक ताकतवर बादशाह था और उसने एक बुक ली, उसके अंदर से सारे कवानीन इकट्ठे किए जिसको उसने जस्टिनियन कोड का नाम दिया। तो अब पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। Emperor Justinian collected all the rules and laws and unified them in a book called Justinian Code. उसने तमाम रूल्स कवानीन को इकट्ठा किया और उनको एक बुक में लिख दिया जिसका नाम उसने रखा जस्टिनियन कोड। जस्टिनियन लॉ ब्रॉड, और क्यों जरूरत पेश आई? जस्टिनियन लॉ ब्रॉड यूनिफॉर्म एंड प्रीसाइज कोड दैट वाज नेसेसरी टू इंश्योर द अपब्रिंगिंग ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी। उसे लगा कि क्रिश्चियन सोसाइटी को मजीद मेंटेन करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को मजीद फैलाने के लिए उनको क्या चाहिए था? एक यूनिफॉर्म, एक प्रिसाइज कोड, एक प्रिसाइज कानून चाहिए था जो वो दुनिया के हर हिस्से में जाके लागू कर सके और जो सेम हो, हर बंदे को अपना अलग कानून ना क्रिएट करना पड़े। इसलिए उसने जस्टिनियन कोड बनाया क्रिश्चियनिटी की बका के लिए। ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मिलते जुलते हैं, आपने थोड़ा सा इनको गौर से देखना है और शायद आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेन बात है सब में। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटेल्ड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डार्क एजेस ऑन यूरोप, प्रोवाइड अ जजमेंट विद योर ओन अंडरस्टैंडिंग। के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे डार्क एजेस पर यूरोप के? जो यूरोप में डार्क एज आया, यानी यूरोप अपने इल्म हुनर को खो रहा था, यूरोप की ताकतें उनसे छूट रही थी, तो इस सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, वो बताएं। प्रोवाइड अ जजमेंट विद योर ओन अंडरस्टैंडिंग, खुद से अपने अल्फाज में एक आप तज्जिया बताएं कि आपको क्या लगता है। वैसे तो ये तज्जिया मैंने अपने अल्फाज में लिखा है, लेकिन आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। डार्क एजेस हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन यूरोप, बहुत एक इंपॉर्टेंट असर था। यूरोप एक बड़ा इलाका है दुनिया का और वहाँ पे होने वाली चेंजिंग्स बाकी दुनिया को भी अफेक्ट करी थी। ड्यूरिंग डार्क एजेस के दौरान यूरोप वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू कैथोलिक चर्च एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च। इस सब में क्या हुआ कि यूरोप जो था वो डिवाइड हो गया था दो क्रिश्चियनिटीज़ के अंदर, एक कैथोलिक और एक ऑर्थोडॉक्स में। और वेस्टर्न एम्पायर जो थी कैथोलिक चर्च की, वो क्या करते हैं, वो लोग तो फ्यूडलिज्म की नज़र हो गए और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उन्होंने क्या किया, बाइजेंटीन एम्पायर खड़ी कर ली। वेस्टर्न यूरोप वॉज डिसइंटीग्रेटेड एंड फ्यूडलिज्म अरोज एज अ पॉलिटिकल सिस्टम। वही बात कि वेस्टर्न यूरोप जो था वो टूट फूट का शिकार हो गया और वहाँ पर बाइजेंटीन एम्पायर जो थी, वहाँ पर फ्यूडलिज्म जो था वो एज अ पॉलिटिकल सिस्टम लोगों के सामने आया। फिर ईस्टर्न यूरोप रिमेन अंडर अ सिंगल गवर्नेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च, जबकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी या जो ईस्टर्न यूरोप था वो टूटा नहीं, ना वो ख़त्म हुआ, बल्कि उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर रहनुमाई ली और वहाँ पे उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स पोप थे उनके अंदर जाके उन्होंने बाइजेंटीन एम्पायर खड़ी कर ली। और नंबर 4 साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस पर मेड, और कुछ जो थी उनके कल्चर में और साइंटिफिक प्रोग्रेसेस उन्होंने की, थोड़ी बहुत इल्म हुनर में उनकी इम्प्रूवमेंट आई। ये क्या था, नंबर 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डार्क एजेस ऑन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी मेन खसूसियात क्या हैं? तो फ्यूडल सिस्टम 3 तरीके से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है पॉलिटिकल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आपको, या फ्यूडलिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको। सिंस फ्यूडलिज्म अरोज इन वेस्टर्न यूरोप ऑल पॉलिटिकल पावर्स लाइड विद कैथोलिक चर्च और पोप एंड किंग, क्योंकि फ्यूडलिज्म का जो अहया था या फ्यूडलिज्म का जो स्टार्ट था वो वेस्टर्न यूरोप में हुआ, या हम आपकी बुक में जो स्टडी कर रहे हैं वो चूँकि हम वेस्टर्न यूरोप का स्टडी कर रहे हैं तो मैंने इसको जिस भी सेंस में लिखा है, मैंने इस क्वेश्चन को वेस्टर्न यूरोप की सेंस में लिखा है। सिंस फ्यूडलिज्म अरोज इन वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि फ्यूडलिज्म वेस्टर्न यूरोप में आ चुका था, तो जितनी भी कैथोलिक चर्च की पावर्स थी या पोप की पावर्स थी वो, या पॉलिटिकल पावर्स जो थी वो कैथोलिक चर्च के पास गई। इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? सम टास्क वर स्पेसिफाइड फॉर पीपल टू डू देयर इंटायर लाइफ। चूँकि फ्यूडलिज्म में एक हायरार्कियल सिस्टम चल रहा था तो लोगों, हायरार्कियल सिस्टम की एक खामी ये थी कि वहाँ पे जो बंदे को जो काम दे दिया गया था वो उसने मरते दम तक करना है। तो इसमें यह था, इकोनॉमिक सिस्टम का इसी तरह चल रहा था कि जो टास्क एक बंदे को एक दफ़ा दे दिया वो पूरी ज़िंदगी उसी को करेगा।
नंबर 3 है सोशल सिस्टम। सोसाइटी वाज फॉर्म्ड ऑन अ हायरार्किकल बेसिस। सोसाइटी जो थी वो एक स्टेप बाय स्टेप बेस पे फॉर्म की गई थी कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, यानी सोसाइटी के अंदर एक बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट था। सम पीपल वर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट देन अदर्स। कुछ लोगों को दूसरों से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के गिरने के क्या असरात थे वो बताएं। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर ब्रॉट द फॉलोइंग चेंजेस। कुछ चेंजेस जो आई वो हैं, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंडेड एंड ट्राइबल चीफ डॉम्स इमर्ज्ड। कि गवर्नमेंट की जो रिट थी वो खत्म हो गई कि एक गवर्नमेंट का ऑर्डर चलेगा, उसकी जगह ट्राइबल चीफ डॉम्स के कबायली रियासतें जो थी, कबाइल इमर्ज हुए कि हर कबीले का अपना एक निज़ाम इमर्ज हो गया। नंबर 2 है, पोप रोज टू द लार्जेस्ट स्टेटस इन सोसाइटी। सोसाइटी में सबसे ज्यादा इज्जत या जिसकी बात सुनी जाती थी वो पादरी बन गया। बिजनेस एंड ट्रेड वर डिस्टर्प्टेड। तिजारत बिल्कुल खत्म हो गई, खराब हो गई। एडवांसमेंट इन लर्निंग एंड कल्चरल प्रोग्रेस स्लोड डाउन। के लर्निंग और कल्चरल प्रोग्रेस जो थी, लोगों की तालीम में जो थी थोड़ी बहुत जो एडवांसमेंट थी वो भी खत्म हो गई। फ्यूडलिज्म अरोज एज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में पॉलिटिकल सिस्टम जो था गवर्नमेंट का खत्म हो गया और उसकी जगह फ्यूडलिज्म ने ले ली। नेक्स्ट क्या है कि लैटिन लैंग्वेज इमर्ज्ड एज अ सिंगल। लैटिन लैंग्वेजेस वर मिक्स्ड अप विद अदर लैंग्वेजेस व्हिच लेड टू द कल्चरल डिसइंटीग्रेशन। उनका जो एक कल्चर था, स्पेसिफिक कल्चर था रोमन एम्पायर का, वो ख़त्म हो गया क्योंकि उनकी लैंग्वेज में भी दूसरी लैंग्वेजेस की मिलावट हो गई थी, उनकी लैंग्वेज भी एक जैसी नहीं रही थी। नंबर 4, इवेलुएट द इम्पैक्ट्स ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑफ यूरोप। यूरोप पे मंगोल इन्वेजन के क्या असरात थे वो बताएं। आफ्टर द मंगोल इन्वेजन इन यूरोप में मंगोल्स के आने के बाद दे अलाउड टू रिटेन देयर कल्चर। उन्होंने अपना कल्चर रखने की इजाज़त दी। क्रिश्चियनिटी रिमेन द सेंटर ऑफ सोसाइटी। लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया, क्रिश्चियनिटी से ही गाइडेंस लेते रहे। मंगोल्स डेवलप ट्रेवल फैसिलिटीज दैट कनेक्टेड यूरोप टू एशिया। यूरोप से एशिया जाने के लिए मंगोल्स ने ट्रेवलिंग फैसिलिटीज़ जो थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत इंक्रीज की। टैक्स सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस स्टार्टेड। कि मंगोल्स ने क्या क्या काम किए ये वो हैं, टैक्स सिस्टम उन्होंने बनाया, उन्होंने बैंकिंग बनाई, उन्होंने लोगों को इंश्योरेंस दी, उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया अपने उनके पैसे का। ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स, मार्को पोलो जैसे तिजाती लोग और कोलंबस जैसे जो ट्रेवलर्स थे या जो सयाह थे, वर इनकरेज इन द स्टेट, उनकी हौसला अफजाई की जाती थी स्टेट की तरफ से। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर द नाइट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के लिए नाइट्स क्यों इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने एज इट इज़ आपकी बुक से लिया क्योंकि ये बहुत प्रीसाइज लिखा हुआ है। By the 11th century, Western Europe had become a battleground of feuding nobility seeking for dominance. वेस्टर्न यूरोप एक ऐसा जंग का घर बन चुका था जहाँ पे हर कोई ताकत के लिए लड़ रहा था। फ्यूडल लॉर्ड्स रेज्ड प्राइवेट आर्मीज ऑफ नाइट्स और कैवेलरी टू डिफेंड देयर लैंड्स। हर जो जमींदार था, हर जागीरदार अपनी एक छोटी सी आर्मी बना लेता था घुड़सवारों की और जंगजुओं की, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें। कोड ऑफ कैवेलरी, अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ बिलीव्स रिक्वायर्ड अ नाइट टू बैटल इन ब्रेवली इन डिफेंस ऑफ हिज मास्टर। और उन्होंने एक अपना छोटा सा कानून भी बना लिया था, एक उन्होंने अकीदा कस्में कुछ इस तरह की बना ली थी कि हर जंगजू जो है वो बहुत बहादुरी से लड़ेगा अपने मास्टर की बचाव के लिए। द वीक एंड पुअर वर लाइकवाइज सेफ गार्डेड बाय द गैलेंट नाइट। और इसी तरह जो है लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती थी एक नाइट के जरिए। थैंक यू वेरी मच। हमारा पहला चैप्टर जो है हिस्ट्री क्लास 7 का वो आज एक्सरसाइज समेत दी एंड हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको आपका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।